हेलो फ्रेंड्स, सेव एजुकेशन एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हमारा जो अगला चैप्टर है उसका नाम है भारत की नदियाँ। भारत की नदियों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहला बनता है कि जो भारत की नदियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो भारत की नदियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक है आपकी हिमालयन नदी और दूसरी आपकी होती है प्रायद्वीपीय नदी। तो जो नदियाँ हमारी हिमालय से निकलती हैं उनको हम हिमालयन नदी कहते हैं, और जो दक्षिण भारत वाली नदियाँ होंगी उनको प्रायद्वीपीय नदियाँ कहा जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं हिमालयन नदी को। तो हिमालयन नदी में मुख्य रूप से सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को देखेंगे। तो सबसे पहले चीन के कब्जे में एक देश है जिसका नाम है तिब्बत, जो चीन के आधिकारिक क्षेत्र में आता है। तिब्बत के पास एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील, जो कैलाश पर्वत के पास पड़ती है। उसी मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जो लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और कराची के पास जाकर अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी का नाम अगर देखा जाए तो इस नदी का नाम है सिंधु नदी। अगर सिंधु नदी की लंबाई पूछी जाए तो आप आंसर देंगे 3180 किलोमीटर। ये नदी 3180 किलोमीटर लंबी है, लेकिन भारत में ये बहुत कम मात्रा में बहती है। जो आपको दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा जो बहती है ये वो पाकिस्तान देश में बहती है। सिंधु की कुछ सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। इसकी 5 मुख्य सहायक नदियाँ जो भारत से संबंधित हैं उनको देखते हैं। एक सहायक नदी है जिसका नाम है झेलम। इनका आप क्रम याद रखेंगे। झेलम के बाद है चिनाव के नीचे है रावी और एक आपकी है सतलज और एक नदी है ब्यास। तो ये 5 सहायक नदियां हैं। सबसे पहले इन 5 सहायक नदियों के क्रम देखेंगे। तो सिंधु से नीचे अगर पहला क्रम देखा जाए तो सबसे ऊपर जो नदी है वो झेलम नदी है। झेलम के नीचे चिनाब नदी है, और ये नदी रावी है, ब्यास, सतलज। तो सिंधु से बनने वाले क्वेश्चनों में देखा जाए, सबसे पहले उद्गम स्थान पूछेगा तो आप आंसर देंगे मानसरोवर झील। ये जो नदी है वो मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील। और सिंधु नदी का मुहाना पूछा जाए तो आप आंसर देंगे अरब सागर। मुहाना उसे कहते हैं जहाँ पर जाके नदी गिरती है, तो ये इसका मुहाना हो गया। उद्गम स्थान मानसरोवर झील हो गया। इसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर हो गई। इसकी जो 5 सहायक नदियां हैं उनमें से सबसे ऊपर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब इन सहायक नदियों से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन बनेगा कि तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है, तो आप आंसर देंगे झेलम नदी। जो भी नदियां हैं उनमें कोई न कोई परियोजनाएं चल रही हैं। जैसे पानी से संबंधित बैराज बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं जिससे कुछ एरिया में पानी भेजा जा सके, या वहाँ पर बिजली उत्पादित की जाती है। ऐसे ही एक तुलबुल परियोजना है जो झेलम नदी से संबंधित है। एक झेलम से क्वेश्चन और पूछता है कि श्रीनगर शहर के किनारे से कौन सी नदी निकलती है, तो आप आंसर देंगे झेलम नदी। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि जम्मू किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तब आप आंसर देंगे चिनाब नदी को। ऐसे ही एक सतलज नदी से क्वेश्चन बनता है। सतलज नदी से क्वेश्चन बनेगा कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनता है, तो आप आंसर देंगे सतलज नदी पर। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनता है, भाखड़ा नांगल बांध। जो ये भाखड़ा नांगल बांध है ये भारत का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग 225 मीटर है। अब हम देखते हैं कि ये जो नदियां हैं इनका उद्गम स्थान कहाँ पर है। तो बात किया जाए झेलम, चिनाव, रावी और ब्यास, इन नदियों का उद्गम स्थान भारत में ही है। लेकिन जो सतलज नदी है इसका उद्गम स्थान
तिब्बत में ही मानसरोवर झील के पास एक जगह है जिसका नाम है राक्सताल, जिसका नाम है राक्सताल। इस राक्सताल से सतलज नदी निकलती है। लेकिन ये पांचों नदियाँ सिंधु से जाकर जब मिलती हैं तो इन नदियों को सहायक नदियाँ कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तब आप आंसर देंगे सतलज नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज नदी है। अब हम देखते हैं कि जो सतलज नदी और ब्यास नदी इसका उद्गम स्थान है, जहाँ पर ये मिलते हैं, वहाँ पर एक बांध बनता है जिसका नाम है हरके बांध, जिसका नाम है हरके बांध। और इस हरके बांध से एक नहर निकलती है जो राजस्थान में जाती है। इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, या इसको इंदिरा गांधी नहर या इसको इंदिरा कनाल भी बोलते हैं, इंदिरा कनाल भी बोलते हैं। जो ये नहर है इसको राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये जो नहर है ये मानव निर्मित नहर है जो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहरों में आती है। तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर कौन सी है, तब आप आंसर देंगे इंदिरा गांधी नहर या इंदिरा कनाल, जो आपकी हरके बांध से निकलती है और राजस्थान को सिंचित करती है। ऐसे ही सिंधु से और कुछ क्वेश्चन देखें, उसमें एक आपका आता है सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, इसको समझते हैं। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर देंगे 1960 में। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये अगर पूछा जाए तो आप आंसर देंगे विश्व बैंक की अध्यक्षता में, विश्व बैंक की अध्यक्षता में ये समझौता हुआ था। इसमें जो समझौता किया गया था उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि जो ऊपर की तीन नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, ऊपर की जो तीन नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा, 80% पानी पाकिस्तान को, और इनका 20% पानी भारत को। ये समझौता हुआ। ये कहा गया कि जो ऊपर की तीन नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, इन तीन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा और 20% पानी भारत को दिया जाएगा। और जो नीचे की तीन नदियां हैं रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज, जो ये तीन नदियां हैं इसमें जस्ट इसका उल्टा कर दिया गया कि इन तीनों नदियों का 80% पानी भारत को दिया जाएगा, 80% पानी भारत को दिया जाएगा और 20% पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा, पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सिंधु नदी को समझा जो एक हिमालयन नदी है। एक बार फिर देख लेते हैं कि जो सिंधु नदी का उद्गम स्थान है वो मानसरोवर झील है और ये नदी लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में इंटर करती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब ये लद्दाख से गुजरती है तो किस शहर के पास से होकर ये गुजरती है, तो वो शहर है लेह। लेह के पास से होकर ये गुजरती है और पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। तो इसका उद्गम स्थान मानसरोवर झील हो गया, इसका मुहाना अरब सागर हो गया, इसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर हो गई और इसका नाम सिंधु नदी हो गया, जिसको पाकिस्तान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसकी 5 सहायक नदियों में सबसे ऊपर है झेलम, फिर आपकी चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम से क्वेश्चन बनेगा कि तुलवुल परियोजना किस नदी पर है, तो आप आंसर देंगे झेलम। श्रीनगर के किनारे कौन सा नदी है, तो आप आंसर देंगे झेलम। या जम्मू किसके किनारे बसा हुआ है, चिनाब।
और आपका सतलज से एक क्वेश्चन बनेगा कि जो भाखड़ा नांगल बांध है वो किस नदी पर बनता है, तो आप आंसर देंगे सतलज नदी, और इसकी ऊंचाई लगभग 225 मीटर है, जो आपका भारत का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा बांध है। एक क्वेश्चन और बनेगा कि सतलज और ब्यास नदी जिस जगह मिलती हैं वहाँ पर एक बांध बनता है जिसका नाम है हरके बांध, और इसी हरके बांध से एक नहर निकलती है जो राजस्थान को सिंचित करती है, उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर या इंदिरा कनाल। ये विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। सिंधु नदी से संबंधित एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें जो समझौता किया गया था वो किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो आप आंसर देंगे विश्व बैंक की अध्यक्षता में। क्या समझौता किया गया कि जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया और 20% पानी भारत को दिया गया, और जो आगे की 3 नदियां हैं रावी, ब्यास, सतलज, इनका 80% पानी भारत को दिया गया और 20% पानी पाकिस्तान को दिया गया। अब हम देखते हैं कुछ दूसरी नदी, उसको समझेंगे। अब समझते हैं गंगा नदी को। गंगा नदी को देखें तो गंगा नदी ये आपका राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में गंगोत्री या गोमुख ग्लेशियर जगह है, वहाँ से एक नदी निकलती है, और ये नदी आपकी 5 राज्यों से होकर आपकी बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। इस नदी का नाम है गंगा नदी। गंगा नदी इसको समझते हैं तो गंगा नदी का उद्गम स्थान गोमुख ग्लेशियर अथवा गंगोत्री है। उत्तराखंड में ये जो जिला है जहाँ से ये नदी निकलती है उसका नाम है उत्तरकाशी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है और इस जगह का नाम है गोमुख। गोमुख इसका उद्गम स्थान है। जब यहाँ से ये नदी चलती है तो इसका नाम है भागीरथी। इस नदी का नाम है भागीरथी, अभी इसका नाम गंगा नहीं है। जब ये भागीरथी थोड़ा आगे बढ़ती है तो एक हिमालयन नदी उधर से आकर, हिमालयन नदी जिसका नाम है भिलंगना, इस भागीरथी से आकर मिलती है। यहाँ पर एक बांध बनता है जिसका नाम है टिहरी बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है। इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई लगभग 261 मीटर है। एक क्वेश्चन और बनेगा कि भारत का वो कौन सा बांध है जो सबसे अधिक बिजली उत्पादित करता है, तब भी आप आंसर टिहरी बांध को देंगे। तो हमने देखा कि जब ये नदी गोमुख से चलती है भागीरथी नदी, तो आगे एक हिमालयन नदी आती है जिसका नाम है भिलंगना, और इस भागीरथी में से मिलती है तो वहाँ पर एक बांध बनता है जिसका नाम है टिहरी बांध। तो ये जो जगह है जिस जगह आकर ये मिलती है उस जगह का नाम है गणेश प्रयाग में आकर ये टिहरी बांध बनता है। फिर ये भागीरथी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है फिर एक हिमालयन नदी आती है जिसका नाम है अलकनंदा, और वो आकर भागीरथी नदी से मिल जाती है, और जो मिलती है वो जगह का नाम है देवप्रयाग। तो यहीं से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो हम पढ़ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में मिलते हैं तो इनसे मिलने की जो संयुक्त धारा होती है उसी को गंगा कहते हैं, उसी नदी को गंगा कहते हैं। यहीं से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो हमने देखा कि जब गोमुख से निकल रही थी तब इसका नाम भागीरथी था। आगे जाकर जब भिलंगना नदी मिलती है गणेश प्रयाग में तब यहाँ पर टिहरी बांध बनता है। फिर आगे जब इसकी संयुक्त धारा जाती है भागीरथी की, आगे एक फिर हिमालयन नदी आती है जिसका नाम है अलकनंदा, और अलकनंदा देवप्रयाग में जब भागीरथी से मिलती है तो यहाँ से अगली जो संयुक्त धारा है इनकी उसको गंगा के नाम से जाना जाता है। तो हमने समझा कि गंगा नदी का नाम गंगा कैसे पड़ा।
अब बात करते हैं कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है, इस कारण ये भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको आंसर देना है 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, थोड़ा सा हिस्सा झारखंड में जाएगा और फिर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। एक क्वेश्चन और बनेगा कि जब उत्तर प्रदेश में ये नदी प्रवेश करती है तो किस ज़िले से प्रवेश करती है। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर ज़िले से प्रवेश करती है और बलिया ज़िले से निकलकर बिहार में प्रवेश कर जाती है। कुछ प्रमुख शहर की बात करता है कि इस नदी के किनारे कुछ प्रमुख शहर अगर पूछे जाएं तो सबसे पहले तो उत्तराखंड में ही पड़ता है हरिद्वार, बिजनौर, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, पटना, भागलपुर, ये कुछ प्रमुख शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हैं। इनमें से सबसे बड़ा अगर शहर पूछा जाए कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा हुआ है, तब आप आंसर देंगे कानपुर को। कानपुर सबसे बड़ा शहर है जो गंगा के किनारे है। अब आगे देखते हैं, गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले एक फरक्का बांध बनाती है, इसका नाम है फरक्का बांध बनाती है। तो फरक्का बांध से एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है और इसी फरक्का बांध से एक धारा आपकी पश्चिम बंगाल की तरफ आती है, जिस नदी का नाम है हुगली। इस नदी का नाम है हुगली। और जो बांग्लादेश में जो धारा चली जाती है गंगा की, उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम हो जाता है पद्मा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तब हम आंसर देंगे पद्मा। अब हम देखते हैं एक और तिब्बत के पास से नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, आपने सुना होगा। इसी मानसरोवर झील के पास एक जगह है जिसका नाम है यांगसी ग्लेशियर। यांगसी ग्लेशियर, यहाँ से एक नदी निकलती है और ये नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और असम होते हुए पश्चिम बंगाल में इंटर करती है और जाके पद्मा नदी से मिल जाती है। इस नदी को देखते हैं। इस नदी के नामों से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे ब्रह्मपुत्र, इसका नाम कहाँ पर है। अब हम देखते हैं कि ये जो नदी है जो यांगसी ग्लेशियर से निकली है, इसका तिब्बत में नाम है सांगपो। तिब्बत में इसको सांगपो या सांपू की नदी कहते हैं, या सांपू की नदी कहते हैं। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग अथवा सियांग है। दिहांग अथवा सियांग है। और जब ये नदी असम में जाती है या भारत की बात करें तो भारत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है, ब्रह्मपुत्र। और जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम जमुना हो जाता है, जमुना। तो हमने देखा कि इसके नाम चेंज हो रहे हैं, जिस कारण यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तब आप आंसर देंगे सांगपो या सांपू की नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो दिहांग अथवा सियांग, और भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जब जमुना और पद्मा ये दो नदियां मिल जाती हैं बांग्लादेश में जाके, तो यहाँ से जो एक संयुक्त धारा बनती है उस नदी को कहते हैं मेघना नदी, मेघना नदी। और ये मेघना नदी आगे जाकर सागर द्वीप के समीप बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसकी अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो एक बार हम देख सकते हैं कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती हैं तो इनकी जो संयुक्त धारा होती है उसको मेघना के नाम से जानते हैं,
उसको मेघना के नाम से जानते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि मेघना नदी किसको कहते हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा होती है उसको मिलने से मेघना बनती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या ये भी कह सकता है कि पद्मा और जमुना के मिलने से मेघना बनती है, क्योंकि ये नाम चेंज होते हैं। गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा है और ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में जमुना है, और दोनों की संयुक्त धारा से बनने वाली जो नदी है उसका नाम मेघना है। जब ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है उससे पहले ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो ऑप्शन में हो सकता है मेघना भी आ सकता है, या अगर जोड़े में ऑप्शन आया तो गंगा व ब्रह्मपुत्र भी आ सकता है, या पद्मा व जमुना भी आ सकता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखनी है जिससे आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन का डेल्टा है। अब क्वेश्चन आया कि डेल्टा किसको कहते हैं, तो डेल्टा के बारे में अगर बात की जाए, जैसे अगर कोई नदी जा रही होती है और आगे समुद्र आने वाला होता है, उसके पहले जो उसका बहाव होता है वो कुछ धीमा पड़ जाता है, और जो हिमालयन नदियां हैं वो अपने साथ मिट्टी के गाद लेके जाती हैं, और जब मिलने वाली होती हैं सागर से तो उसके पहले वो मिट्टी के गाद जमा होने लगते हैं, जमा होकर बड़े से टीले बन जाते हैं, उनको हम डेल्टा कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा हुआ, आखिरकार इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जो नदी है मेघना नदी है, इसके जो किनारे हैं उस पर जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं उनको मैंग्रोव वन कहते हैं। मैंग्रोव नाम की झाड़ियाँ पाई जाती हैं जिनमें सबसे अधिक सुंदरी नाम के वृक्ष थे। इसके कारण इस डेल्टा का नाम सुंदरवन का डेल्टा रख दिया गया। और ये जो सुंदरवन का डेल्टा जगह है वो रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए बहुत फेमस जगह है, जहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 2900 किलोमीटर है। लगभग 2900 किलोमीटर लंबी नदी है, लेकिन भारत में लगभग इसका 915 किलोमीटर ही हिस्सा है। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि इसका जो बहाव है, बहाव भारत में असम में आकर बहुत चौड़ा हो जाता है। इस कारण अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तब आप आंसर देंगे ब्रह्मपुत्र नदी। अगर सबसे लंबी नदी पूछी जाए तब तो गंगा नदी आंसर देना है 2525 किलोमीटर, लेकिन सबसे चौड़ी नदी पूछी जाए तब आप आंसर देंगे ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी इतनी ज़्यादा चौड़ाई है असम में कि यहाँ पर कुछ द्वीप बनते हैं। असम में कुछ द्वीप बनते हैं। द्वीप की कंडीशन देखें और प्रायद्वीप की कंडीशन देखें। हम द्वीप उसको कहेंगे जैसे कोई जगह है उसके चारों तरफ अगर पानी भरा हुआ है तो ये जो बीच वाला जो टीला सा बन जाता है या बीच वाली जो ये जगह है उसको हम द्वीप कहते हैं। अगर कोई जगह ऐसी है जिसके 3 तरफ पानी है, जैसे ये जगह है जो जिसके 3 तरफ पानी है और एक तरफ स्थल है, तो वो जगह कहलाती है प्रायद्वीप। तो ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, तो प्रायद्वीप हम कहते हैं दक्षिण भारत को। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत इसको इसी कारण कहते हैं क्योंकि ये 3 तरफ से जल से घिरा है और एक तरफ स्थल है। तो यही कंडीशन ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रही है असम में कि नदी इतनी चौड़ी हो जाती है कि बीच में द्वीप सा बनता है। जैसे ये नदी है तो इसके बीच में ये द्वीप बन रहा है, इधर उधर पानी हो जाता है और बीच में एक टीला सा बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं द्वीप। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है जिसका नाम है माजुली। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ बनता है, तो आप आंसर देंगे भारत। किस नदी पर बनता है, आप आंसर देंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर। और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है माजुली। और इसी नदी पर एक सबसे छोटा नदी द्वीप भी बनता है जिसका नाम है उमानंद। तो 2 क्वेश्चन याद रखेंगे। अगर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछे जाए तो आप आंसर देंगे माजुली को। कहाँ बनता है, भारत में। किस राज्य में बनता है, असम में। और सबसे छोटा नदी द्वीप पूछा जाए तो वो है आपका उमानंद। अब हम आगे देखते हैं
गंगा की कुछ सहायक नदियों को, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे इसी उत्तराखंड में एक जगह है यमुनोत्री, उसी के पास बंदरपूछ है, वहाँ से एक नदी निकलती है और ये नदी हरियाणा और दिल्ली होते हुए गंगा नदी से जाके प्रयागराज में मिल जाती है, जिसका नाम है यमुना। तो यमुना नदी का अगर उद्गम स्थान पूछा जाए तो आप यमुनोत्री अथवा बंदरपूछ, ये कहाँ किस राज्य से हुआ है उद्गम, तो उत्तराखंड में किस जिले से हुआ है, तो उत्तरकाशी। फिर आगे ये नदी जाके प्रयागराज में, इलाहाबाद में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये आपकी गंगा नदी की सहायक नदी हुई। पूरे भारत में अगर पूछा जाए कि पूरे भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तब आप आंसर देंगे यमुना नदी। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1376 किलोमीटर है। ये पूरे ही भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है। यमुना से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इसकी कुछ सहायक नदियाँ चंबल, कैन, बेतवा, ये कुछ यमुना की भी सहायक नदियां हैं। ऐसे ही गंगा की कुछ सहायक नदियों की और बात की जाए तो एक तो आपकी ये यमुना हो गई, और कुछ सहायक नदियों की बात की जाए तो ऊपर से कुछ हिमालयन नदियां आती हैं, जैसे घाघरा, गोमती, गंडक, बागमती, और एक नदी इम्पॉर्टेंट है जो आपकी नेपाल से निकलती है, जिसका नाम है कोसी, और बिहार में गंगा से आकर मिल जाती है। और जो ये कोसी नदी है, इसको विश्व की सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी भी कहा जाता है। इसी कारण इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा मार्ग परिवर्तित करती है, जब ये उफान पर होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाती है बिहार को। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन एक बनेगा ब्रह्मपुत्र नदी से, कि ब्रह्मपुत्र नदी को भी असम का शोक कहा जाता है, क्योंकि जब बाढ़ की कंडीशन आती है असम में तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से ही आती है। इसी कारण ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। हमने देखा कि ये कुछ आपकी इम्पोर्टेंट हिमालयन नदियाँ थीं। इनमें अगर कुछ और देखें तो एक नदी है जो आपका अरावली पर्वतमाला से निकलती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में अजमेर के पास से निकलती है, जिसका नाम है लूनी नदी। ये ऐसी नदी है जो ना किसी सागर या महासागर में गिरती है। ये नदी एक जगह जाके विलुप्त हो जाती है, उस जगह का नाम है कच्छ का रण। ये जो कच्छ का रण जगह है, ये दलदली क्षेत्र है जो गुजरात में है। वहीं पर जाके ये नदी विलुप्त हो जाती है। अब हम आगे कुछ और नदियों को देखते हैं, जैसे ये हुगली नदी है, फरक्का से निकल के आई थी, जो गंगा से एक धारा निकली थी, उसका नाम है हुगली। और यहीं पे झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है, और कोलकाता में आकर हुगली नदी से मिल जाती है, और इसकी धारा आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी की अगर बात करें तो ये सबसे प्रदूषित नदी है भारत की। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे अधिक प्रदूषण वाली नदी कौन सी है, तब आप आंसर देंगे दामोदर नदी को। सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, इसको जैविक मरुस्थल वाली नदी भी कहा गया है, जैविक मरुस्थल वाली नदी। अब आगे कुछ बंद करती हूँ, इसमें कुछ प्रायद्वीपीय नदियाँ बची हुई हैं, इनको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।